नमस्कार। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उम्मीदवार कौन हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग वोट डाल सकते हैं, क्या कुछ स्थिति रहती है, कैसे क्या कुछ समीकरण रहेगा, आज इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कल यानी कि शनिवार 30 अगस्त को जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो कल रांची पहुंचने वाले हैं। दोपहर के करीब वो रांची पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात होगी। वहीं पर कांग्रेस के प्रभारी के राजू पहुंचेंगे और तमाम सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे और एक बैठक होगी। ये एक औपचारिकता ही कहा जाए कि अक्सर ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं वो अलग अलग स्टेट में जाते हैं, फिर वहाँ से बैठक करके अपना एक समीकरण तैयार करने की कोशिश करते हैं। जो दो उम्मीदवार हैं, एक के बारे में तो मैंने बता दिया कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, और एनडीए ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन झारखंड में राज्यपाल भी रह चुके हैं और यहाँ से फिर वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे और अभी उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। इंडिया गठबंधन ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है बी सुदर्शन रेड्डी, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और गोवा में जो है वो लोकायुक्त भी रह चुके हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 9 सितंबर को मतदान होना है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। आप सब जानते हैं कि खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और उनका जो कार्यकाल था वो 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ये इस्तीफ़ा दे दिया था और यही वजह है कि अभी चुनाव कराना पड़ रहा है। ये तय करना पड़ रहा है कि आखिर अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं, सर से जानेंगे। सर, पहला हर किसी के मन में तो सवाल यही है कि अगर मतदान होगा तो कौन लोग इसमें वोट कास्ट कर सकते हैं और कहाँ करना होगा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं ये दो इसमें वोट करते हैं और ये वोटिंग होगी दिल्ली में संसद भवन में। वहीं पर मतदान केंद्र बनाया जाएगा, अलग अलग बनाया जाएगा, 2 होगा या 3 होगा ये नहीं कह सकते, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक लोकसभा सदस्यों के लिए मतदान केंद्र होगा और एक राज्यसभा सदस्यों के। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद ही सिर्फ वोट कास्ट कर सकते हैं, सिर्फ लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। अब गणित क्या है? गणित ये है कि देश में लोकसभा के 543 सीटें हैं, तो ये 543 जो सांसद हैं ये वोट करेंगे। ठीक। उसी तरह राज्यसभा के कुल सांसदों की संख्या जो निर्वाचित होते हैं वो 233 है और जो नामांकित होते हैं उनकी संख्या 12 है। तो कुल मिला के 245 राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो इसमें वोट करते हैं। अब लोकसभा में 1 सीट खाली है अभी और राज्यसभा में 5 सीटें खाली है, तो मतलब राज्यसभा के 240 सांसद और लोकसभा के 542 सांसद वोटिंग करेंगे। अब इसका आगे का गणित ये है कि कुल वोट मतलब जो सीट खाली है उसको छोड़ दें तो लोकसभा और राज्यसभा के की कुल सीटें 782 है। तो जीतने के लिए, बहुमत के लिए 391 से अधिक एक सीट किसी भी गठबंधन को चाहिए। ये अभी तक का स्थिति है। अब थोड़ा सा अगर गठबंधन की स्थिति पर अगर आप जाएंगे तो गठबंधन की स्थिति पर अगर आप जाएंगे, मतलब पार्टी वाइज अगर समझे, पार्टी वाइज गठबंधन पर पार्टी का, चूँकि बहुत सारी पार्टियां हैं और उनके कितने कितने सांसद हैं ये तो अभी याद नहीं है, लेकिन एनडीए का जो प्रत्यक्ष गठबंधन है एनडीए के, उसके कुल सांसदों की संख्या 422 है और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्यक्ष गठबंधन है उसकी संख्या 312 है और जीतने के लिए 391 मत चाहिए। तो जो अभी दिख रहा है उसके अनुसार एनडीए गठबंधन के पास 31 मत अधिक दिखाई पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन को 79 मत कम मिलता हुआ
दिख रहा है। अब इसमें एक छोटा सा छेपक ये है कि 48 ऐसे सांसद हैं जो दोनों गठबंधन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, निर्दलीय टाइप से, निर्दलीय टाइप, अलग अलग दल के हैं, वो किसी गठबंधन के से नहीं जुड़े हैं, किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये 48 जो सांसद हैं जो किसी गठबंधन में वोटर हैं, सांसद वोटर हैं, तो वो अब अगर मान लिया जाए जो 48 ये वोटर जो हैं अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ भी आ जाते हैं तो भी स्थिति इंडिया गठबंधन की अभी जीत की नहीं दिखाई पड़ रही है। और 48 इंडिया गठबंधन की ओर ही वोट कर देगा, यह मानना भी थोड़ा सा संभव नहीं है। मतलब उसमें 2-4-10 निश्चित रूप से एनडीए की ओर जाएंगे, मतलब ज़्यादा कम होगा, लेकिन वोट वो 48 वोट जो है डिवाइड जरूर होगा। अब थोड़ा सा आप झारखंड पर आ रहे हैं, तो झारखंड में जो वोटर हैं उनकी संख्या टोटल 20 है, 14 लोकसभा के और 6 राज्यसभा के। इसमें 20 में एक सीट खाली है, गुरुजी के निधन से राज्यसभा की एक सीटें खाली अभी है। 5 सीट है भरा हुआ। हाँ, 5 सीट भरा हुआ है। वो इस तरह से है कि 14 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें 9 एनडीए गठबंधन के पास है और 5 जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। तो 5 जो इंडिया गठबंधन के पास है उसमें लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में 3 जेएमएम का है और 2 कांग्रेस के हैं। अब कौन कौन है वो भी थोड़ा सा, जैसे जेएमएम का चाईबासा से जोबा मांझी है लोकसभा में, दुमका से नलिन सोरेन है और राजमहल से विजय हांसदा है। अब कांग्रेस का तो लोहरदगा से सुखदेव भगत हैं और खूंटी से कालीचरण मुंडा है। तो इस तरह लोकसभा के 5 सांसद 5 वोटर इंडिया गठबंधन के हैं और 2 वोटर राज्यसभा से इंडिया गठबंधन के हैं, जोबा मांझी और सरफराज अहमद। ये इंडिया गठबंधन का यहाँ कुल 5 और 2 7 वोटर है। अब एनडीए गठबंधन का लोकसभा में 9 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं, तो 9 और 3 12। एनडीए गठबंधन का यहाँ 12 वोटर है। तो आ रहे हैं, अब सुदर्शन रेड्डी जी आ रहे हैं, कोशिश करेंगे जो कांग्रेस जेएमएम के जो विधायक हैं सांसद हैं उनसे एक मुलाकात करेंगे, कटसी आग्रह करेंगे जो हमारे पक्ष में वोट करें। तो जितेंद्र सर ने अच्छे से समझाया कि कौन कौन लोग इसमें वोट कास्ट कर सकते हैं। वो एमपी ही हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों। झारखंड वो आ रहे हैं, चूँकि झारखंड में 20 सीटें हैं, अभी दिसुम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ है तो एक सीट जो राज्यसभा की है वो खाली है 6 में से, और 14 लोकसभा की जो सीटें हैं आप सब जानते हैं। और एक एक करके इन्होंने बताया कि कैसे कौन सीट पर किस पार्टी के सांसद इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने चुनाव जीता था। तो क्या अब जो है इसके बाद सीपी राधाकृष्णन भी झारखंड आ सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है, लग रहा है यहाँ? हम अभी तक तो कोई सुगबुगाहट नहीं है और जो उनके वोटर हैं उसमें एक ही वोटर आजसू के गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी हैं। जो एनडीए का जो 12 वोटर है राज्यसभा और लोकसभा का मिलाकर, उसमें 11 तो भाजपा के हैं, 1 आजसू के हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। तो बीजेपी में किसी तोड़ फोड़ या किसी आग्रह की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो आला कमान का आदेश होगा, उसी से होगा। और चंद्र प्रकाश चौधरी भी पूर्णतः आज के डेट में आजसू जो है सो बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन में मजबूती के साथ है, इसलिए हमको लगता है 12 वोटर उसका सशक्त है। अब ऐसे घूमने के लिए राज्यपाल यहाँ रहे हैं। इस चुनाव में भी क्या, जैसे राज्यसभा के चुनाव में व्हीप वगैरह जारी होता है, इसमें भी ऐसा होता है? हाँ जरूर, निश्चित रूप से पार्टी व्हीप जारी करेगी। पार्टी अपने, मान लीजिए अभी तो आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर 1, 2, 3 वोटर
के इधर उधर होने से किसी की जीत और किसी की हार हो सकती है, तो हुइप का तो महत्व है और हुइप जारी ही होता है। आप जिस तरह से आंकड़े को अच्छे से समझा है और आपने कहा कि जो 48 सांसद या वोटर जो किसी भी गुट में पक्ष में नहीं है, किसी पार्टी या गठबंधन की तरफ नहीं है, वो भी अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएं तो भी जो है सुदर्शन रेड्डी जीत की स्थिति में नहीं होंगे आंकड़े के हिसाब से। हो सकता है कि फिर इधर उधर हो बाद में। आंकड़ा यही बता रहा है। इसलिए देखिए 312 मतलब प्रत्यक्ष रूप से इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, और 312 में अगर 48 आप जोड़ लेते हैं तो ये संख्या 48 और 12 360 होता है। और जीत के लिए 391 सीट चाहिए, वोट चाहिए, मतलब 391 सांसदों का समर्थन चाहिए। तो 360 और 391 31 का फिर भी फासला रह जाता है। इसलिए जो दिखता है जो एनडीए का ही उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो वही मेरा सवाल इसलिए अगला वही था कि चूँकि देश की राष्ट्रपति जो अभी हैं वो भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और अब जो चूँकि आप कह रहे हैं कि आंकड़े के हिसाब से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तो वो भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, तो दोनों यहीं से होकर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर आप इसको देखेंगे तो जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं, मतलब दक्षिण भारत के, और दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता रहा है जो भाजपा वहाँ बहुत कमज़ोर है। कर्नाटक में थोड़ी वो अपनी स्थिति को सुधारा है, वहाँ सरकार भी भाजपा बनाई है, लेकिन अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश हुआ, केरल हुआ और जो दक्षिण के राज्य हैं, तो तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना मतलब भाजपा का कहीं उद्देश्य और टारगेट होगा जो दक्षिण के राज्यों में हम अपना प्रभाव को बढ़ाएं। यही वजह है कि उन्हें कैंडिडेट बनाया गया। क्योंकि उससे पहले तो कई नामों की चर्चा थी कि भाजपा बना सकती है, बिहार के भी जो राज्यपाल हैं उनके नाम की भी चर्चा थी, लेकिन जो अब दिखता है वो यही दिखता है कि मतलब सीपी राधाकृष्णन को बनाकर उम्मीदवार भाजपा दक्षिण के राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। तो बिल्कुल ये बिहार चुनाव की घोषणा से पहले ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इसलिए हर किसी की नज़र इस पर टिकी थी और लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि बिहार के जो राज्यपाल हैं उन्हें उम्मीदवार बना सकती है वोट क्षेत्र सब कुछ साधने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर जैसा बता रहे हैं कि उन इलाकों में, दक्षिण के इलाकों में भाजपा कमज़ोर है और यही वजह है कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की तरफ से, और सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। और वे कल यानी कि 30 अगस्त शनिवार को रांची पहुंचेंगे और यहां सांसदों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके बाद देर शाम ही कल रांची से लौट जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, कैसे चुनाव होगा और क्या कुछ इस चुनाव में होता है, ये आप इस वीडियो के जरिए अच्छे से समझ पाए होंगे। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in